हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीस्टोन लाइफ साइंसेज। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सेल जंक्शंस के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, वहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो सेल जंक्शंस होते हैं उनको उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, एक पहले जो टाइट सील प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोगों ने टाइट जंक्शन कहा। दूसरे जो सेल को एडहेरेंस प्रोवाइड करते हैं या सेल्स को बांधने का काम करते हैं उनको हम लोग एंकरिंग जंक्शंस कह रहे थे। ठीक है, और तीसरे होते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शन। ठीक है, टाइट जंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया और मैंने आपको एंकरिंग जंक्शंस के बारे में पिछले लेक्चर में बता दिया। ठीक है, अब हमारा तीसरी कैटेगरी का जो बचता है सेल जंक्शन, दैट इज द कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। आज हम लोग कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस का जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता रहा, यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन होता होगा दोनों इंटरैक्टिंग सेल्स के बीच में। जो सेल्स आपस में इंटरैक्ट कर रही हैं उनके बीच में कुछ कम्युनिकेशन होता होगा। ठीक, मैं आपको सेल सिग्नलिंग में बताऊंगा कि जो कम्युनिकेशन होता है सेल्स के बीच में वो दो तरीके का हो सकता है। ठीक है, एक तो ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें कि एक सेल दूसरी सेल से सिग्नल परसीव करती है इनडायरेक्टली, मतलब सिग्नल आता है और वो सेल से बाइंड करता है। ठीक है, या सेल रिसेप्टर से बाइंड करता है, जैसे भी होता है मैं आपको सेल सिग्नलिंग में बताऊंगा। दूसरा, दोनों सेल्स आपस में इंटरैक्ट कर जाएं, डायरेक्ट इंटरैक्शन हो जाए दोनों में। ठीक है, अब वो डायरेक्ट इंटरैक्शन भी दो तरीके से हो सकता है। एक इंटरेक्शन इस तरह से हो सकता है कि दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अपनी अपनी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं और वो दोनों इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इसको नॉच सिग्नलिंग बोलते हैं। ठीक है, एक तो ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है और दूसरा डायरेक्ट कम्युनिकेशन ऐसा होता है कि दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो आपस में इंटरकनेक्टेड हो, मतलब दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है उनके बीच में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो, कुछ इस तरीके से दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं एक चैनल के थ्रू, चैनल लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू, जिससे क्या हो रहा है, यहाँ का जो कंटेंट है वो इस सेल में जा सकता है और इस सेल का जो कंटेंट है वो इस सेल में जा सकता है। ठीक, इस तरह का जो कम्युनिकेशन होता है, इस तरह के कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं कम्युनिकेटिंग जंक्शंस। इस तरह का कम्युनिकेशन किस तरीके से होता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस के थ्रू होता है। ठीक, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शन करता है, क्या करता है, इट प्रोवाइड्स डायरेक्ट कनेक्शंस बिटवीन द सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये डायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है बिटवीन द सेल साइटोप्लाज्म में। अगर सेल 1 है और ये अगर सेल 2 है तो दोनों का जो साइटोप्लाज्म है ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, और इस कनेक्शन को प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, कम्युनिकेटिंग जंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेटिंग जंक्शंस क्या होते हैं ये बात आपको यहां से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब यहाँ ये जो जंक्शन बन रहा है इसके थ्रू सिग्नलिंग कैसे होगी, यहां से सिग्नलिंग इस तरह से हो सकती है क्योंकि ये जो कपलिंग कर रहा है यहाँ पे, ये दोनों साइटोप्लाज्म को जो कपल कर रहा है, हो सकता है यहाँ से कुछ केमिकल मॉलिक्यूल मूव करके यहाँ पे चला जाए। ठीक है, और यहाँ से कुछ केमिकल मॉलिक्यूल्स मूव करके यहाँ पे आ जाए। ठीक है, इसके अलावा कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से मूव करके यहाँ जा रहा होगा और कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल यहाँ से मूव करके यहाँ पे आ रहा होगा। इसका मतलब इट प्रोवाइड्स केमिकल एज वेल एज केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल couplings between the cells। ठीक, ये केमिकल सिग्नल की कपलिंग कर सकता है, मतलब एक केमिकल सिग्नल यहां से मूव करके यहां जा सकता है, दूसरा केमिकल सिग्नल यहां से मूव करके यहां आ सकता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भी कम्युनिकेट करा सकता है। अभी आगे चल के मैं बात करूंगा इसके बारे में कि कहां पे इस तरह का गैप जंक्शन पाया था जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को बहुत पोटेंशियल तरीके से एक सेल से दूसरे सेल में बहुत तेजी से भेजने का काम करता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कम्युनिकेशन जंक्शन का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि कम्युनिकेशन जंक्शंस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो अगर कम्युनिकेटिंग जंक्शंस को हम लोग क्लासिफाई करें तो हमने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपको बताया था कि कम्युनिकेटिंग जंक्शंस दो तरीके के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं गैप जंक्शन
और दूसरे होते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, तो ये दो तरह के कम्युनिकेटिंग जंक्शंस पाए जाते हैं सेल्स में, जो दो सेल्स को डायरेक्टली जोड़ने का काम करते हैं, दोनों के साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली जोड़ देते हैं। ठीक है, वन बाय वन इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग गैप जंक्शन के बारे में बात करते हैं। तो गैप जंक्शंस की बात करते हैं। गैप जंक्शंस क्या होते हैं? दे सर्व्स एज द डायरेक्ट कनेक्शन। मैंने कहा ये डायरेक्टली दो सेल्स को जोड़ते हैं बिटवीन द साइटोप्लाज्म ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। ठीक है, मैंने आपको बना के अभी भी दिखाया था, दो बगल बगल वाली सेल्स हैं और इनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन का काम करते हैं, इनके साइटोप्लाज्म को डायरेक्टली जोड़ने का काम करते हैं। सेल 1 है और ये सेल 2 है, दोनों सेल्स को डायरेक्टली जोड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ जा सकते हैं, यहाँ के मॉलिक्यूल यहाँ भी जा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा जा रहा है दिस सर्व्स एज अ चैनल। ये कुछ कुछ चैनल्स की तरह काम करते हैं, लेकिन चैनल से कैसे डिफरेंट होते हैं अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, चैनल की तरह काम करते हैं। अब ये चैनल की तरह काम करें, इसका मतलब ये एक एक्वास्पोर प्रोवाइड करेंगे। एक्वास्पोर का मतलब ये हुआ कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके हाइड्रोफोबिक बैरियर को कवर करते हुए एक एक्वास्पोर प्रोवाइड करेंगे, जहां से क्या होगा, जहां से दे अलाउ द पासेज ऑफ इनऑर्गेनिक आयंस। इनऑर्गेनिक आयन जो है उनके पासेज को अलाउ कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी वहां से पास करके निकल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो हमने आपको बताया था ये हाइड्रोफोबिक बैरियर होता है, यहां से कोई भी वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल क्रॉस करके नहीं जा सकता है। ठीक है, इसके लिए जरूरी होता है कि यहाँ पे एक कोई प्रोटीन हो जो इस बैरियर को ढक ले। तो ये क्या करते हैं, जो हमारे गैप जंक्शंस होते हैं, ये दोनों ही सेल्स हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो ये हाइड्रोफोबिक बैरियर होता है। ठीक है, दोनों ही सेल्स का जो हाइड्रोफोबिक बैरियर होगा उसको क्या करेंगे, सील कर देंगे। ठीक है, सपोज दैट ये एक सेल है नीचे वाली, ये सेल 1 है और ये सेल 2 है। ठीक है, ऊपर एक सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दिखा बाइलेयर, और नीचे एक सेल की बाइलेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब ये गैप जंक्शन क्या कर रहा है, दोनों सेल्स को जोड़ रहा है। ठीक है, ये बीच में मैंने क्या दिखा है, गैप जंक्शन। गैप जंक्शन ये प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अब ये प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, ये जो हाइड्रोफोबिक बैरियर है इसको इन्होंने सेव कर लिया, इसको इन्होंने ढक लिया है। ठीक है, और जिसके थ्रू क्या हो रहा है, जो हमारा मॉलिक्यूल है वो एक सेल से दूसरी सेल में आसानी के साथ जा पा रहा है। ठीक है, क्योंकि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोफोबिक बैरियर को ये कवर किए हुए, ये एक्वास्पोर यहाँ से प्रोवाइड किया हुआ है इसने, इस पूरे जंक्शन ने, जिसके थ्रू ये मॉलिक्यूल्स निकल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये है कि जो मॉलिक्यूल्स यहाँ से पास होंगे उनका जो साइज है वो अप टू 1000 डाल्टन ही होना चाहिए। 1000 डाल्टन से ऊपर के मॉलिक्यूल जो है वो यहाँ से क्रॉस नहीं हो सकते, ये फिल्टर यहाँ पे लगाया गया है। ठीक है, चौथा पॉइंट यहाँ पे जो आपको याद रखना है, अब चूंकि ये दोनों सेल्स को आपस में जोड़ दे रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेल 1 में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है और सेल 2 में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस चल रही है ये आपस में कपल हो जाए। ठीक है, ये भी हो सकता है कि जो सिग्नलिंग पाथवे यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है उसके थ्रू जो इफेक्टर प्रोटीन्स बनी हुई हैं वो मूव करके यहाँ आ जाएं। ठीक, और जो सिग्नलिंग पाथवे सेल 1 में चल रहा है उसके थ्रू जो इफेक्टर प्रोटीन्स एक्टिवेट हुई हैं वो मूव करके यहाँ पे आ जाएं। तो इन प्रोटीन्स के मूवमेंट की वजह से या इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की वजह से दोनों ही सेल्स का जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो क्या हो जाता है, कपल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है दे कपल्स द सेल्स बोथ। इलेक्ट्रिकली तो कपल करेंगे क्योंकि दोनों सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब आपस में मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा दोनों का। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकली भी कपल कर देंगी और मेटाबॉलिकली इसलिए कपल कर देंगी क्योंकि वहां पे जो केमिकल मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे होंगे वो इसमें चले आएंगे और यहाँ पे जो सिंथेसाइज हो रहे होंगे वो इसमें चले आएंगे, इसीलिए सेल्स को इलेक्ट्रिकली और मेटाबॉलिकली कपल्ड कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कपलिंग का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। मैं जब आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं डिटेल में इसके बारे में बात करूंगा। ठीक है, अगर आपने कभी नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ा हो तो वहां पे आपने पढ़ा होगा कि वहां पे सिर्फ चार्ज का कंडक्शन होता है। सोडियम आयन चैनल खुलते हैं, प्लस चार्ज अंदर की तरफ बढ़ता है और इसी चार्ज का कंडक्शन होता है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में। ठीक है, और फाइनली ये कंडक्शन कहां पे पहुंचता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस सिग्नल की प्रोसेसिंग होती है और उस प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग हम लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, मैं नर्वस सिस्टम में बहुत डिटेल में सारी चीजें आपको कहूंगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिग्नल पहुंचता है तो ये जरूरी हो जाता है कि जो प्रोसेसिंग होनी है सिग्नल की, इस इलेक्ट्रिकल करंट की जो प्रोसेसिंग होनी है, जो जनरेट हुआ है एक्शन पोटेंशियल के थ्रू, ये बहुत तेजी से हो। ठीक है, तो इस पूरी प्रोसेस को तेजी से बनाने के लिए वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत सारे गैप जंक्शंस पाए जाते हैं।
ठीक है, क्या पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, सीएनएस में गैप जंक्शंस पाए जाते हैं, गैप जंक्शंस। ठीक, और ये गैप जंक्शंस क्या करते हैं, ये गैप जंक्शन जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है एक न्यूरॉन में, उसको दूसरे न्यूरॉन में बहुत तेजी से ट्रांसफर करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ट्रांसमिशन को क्या करने लगते हैं, फास्टर करने लगते हैं, बहुत तेजी से करने लगते हैं, जिसके थ्रू हम बहुत तेजी से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे भी इसी तरह से जैसे साल्टेटरी कंडक्शन होता है, इसी तरह से अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो हम लोग रिस्पॉन्ड करने में बहुत टाइम लगा देंगे, उसकी प्रोसेसिंग होने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रोसेसिंग को शॉर्ट बनाने के लिए वहां पे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपस में गैप जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल तुरंत दूसरे न्यूरॉन में पहुंच जाता है और हम लोग तेजी से इसका रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एग्जांपल हो जाता है किस चीज का, गैप जंक्शंस का। कहाँ पे पाए जाते हैं, सीएनएस में पाए जाते हैं, मैंने सीएनजी लिखा हुआ, सीएनएस में पाए जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। इसी तरह से हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं, कौन, हार्ट मसल सेल्स, हार्ट मसल सेल्स जो होती हैं वहां पे भी गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। और यह क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल कपलिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कपलिंग, मैं आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा जब मैं आपको एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा वहां पे। यहाँ पे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल कपलिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसके थ्रू हमारी जो रेगुलर हार्ट बीट रहती है वो मेंटेन रहती है, रेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, रेगुलर हार्ट बीट को मेंटेन करते हैं। क्या पाए जाते हैं, वहां पे भी गैप जंक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गैप जंक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सर्वाइवल में। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जो गैप जंक्शंस होते हैं ये दो सेल्स को कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू कुछ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल भी क्रॉस करके एक सेल से दूसरी सेल्स में चले जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम आयन। ठीक है, कैल्शियम आयन एक पोटेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, बहुत जल्दी मैं सेल सिग्नलिंग पे पहुंचने वाला हूं, मैं बताऊंगा सेल के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, ये तो बात रही गैप जंक्शन क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि ये चैनल की तरह फंक्शन करते हैं, लेकिन चैनल से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम चैनल्स जो होते हैं वो ऑलवेज गेटेड होते हैं और क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, क्लोज होते हैं, जब उन्हें सिग्नल मिलता है तब वो ओपन होते हैं। मैंने आयन चैनल में आपको बहुत ही बारीकी से इस चीज को पढ़ाया हुआ है, आप लोग उस लेक्चर को जरूर देखिए। ठीक है, तो किस तरह से ओपन होते हैं, किस तरह से क्लोज होते हैं जो हमारे आयन चैनल्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो गैप जंक्शन होता है, नॉर्मली रेस्टिंग फेज में क्या होता है, गैप जंक्शंस ये ओपन होते हैं, गैप जंक्शंस ओपन होते हैं। क्या होते हैं, ओपन, नॉर्मली मैं लिखता हूं, नॉर्मली ओपन इन रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का मतलब जब भी सेल रेस्टिंग फेज में हमेशा ये ओपन ही रहते हैं। ठीक, बट ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनमें ये क्लोज होते हैं। ठीक है, गैप जंक्शंस क्लोज होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जहां पे गैप जंक्शंस क्लोज होते हैं। तो मैं आपको वो स्पेसिफिक कंडीशंस बता देता हूं, गैप जंक्शंस क्लोज कब होती है। गैप जंक्शंस closed in specific conditions, ठीक, तो स्पेसिफिक कंडीशंस क्या होती हैं, सबसे पहला लो पीएच, द फर्स्ट वन इज लो पीएच। अगर पीएच लो है तब हमारा गैप जंक्शन क्लोज हो जाएगा। दूसरा, हाई इंट्रासेल्युलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन। अगर कैल्शियम आयन का कंसंट्रेशन सेल के अंदर ज्यादा है तब भी हमारा गैप जंक्शन क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। और इसके अलावा वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द सेल्स, इसके अलावा वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द सेल्स,
इसके अलावा सेल्स के बीच में अगर वोल्टेज का डिफरेंस आ जाता है तब भी क्या होगा, जो हमारा गैप जंक्शन होता है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें गैप जंक्शंस क्लोज होते हैं। नॉर्मली ओपन रहते हैं लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्लोज भी हो जाते हैं। ठीक, अब गैप जंक्शन मैंने कहा कि ये प्रोटीनेशियस पार्ट होते हैं सेल्स में। प्रोटीनेशियस ट्यूब होती है, एक प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो किन प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, कैसे बनी होती है, थोड़ा सा इसके आर्किटेक्चर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। गैप जंक्शन जो होते हैं वो दो सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जोड़ते हुए उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं तो मैंने बताया वहां से वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स भी जाते हैं। इसका मतलब ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, यहां से आप लोगों को दिमाग लगा लेना चाहिए कि ये किन चीजों से मिलकर के बने होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, और इन प्रोटीन्स को कहा जाता है कनेक्शंस। कनेक्ट कर रही हैं तो कनेक्शन से आप लोग याद रखिए कनेक्शंस। ठीक, इन प्रोटीन्स को कहा जाता है कनेक्शंस। ठीक, कनेक्शन प्रोटीन्स के अगर हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस होते हैं। 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस होते हैं, कुछ इस तरह से मेम्ब्रेन में पाया जाता है। मैं बना के आपको दिखाता हूं। ठीक है, 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस। ठीक, तो ये पहला हेलिक्स हो गया, दिस इज द फर्स्ट हेलिक्स, दिस इज द सेकंड हेलिक्स, दिस इज द थर्ड हेलिक्स एंड दिस इज द फोर्थ हेलिक्स। ठीक है, 4 मेम्ब्रेन स्पैनिंग अल्फा हेलाइसिस होंगे यहाँ पे कुछ इस तरह से, और दोनों सी टर्मिनस और एन टर्मिनस, दोनों ही सी टर्मिनस और एन टर्मिनस दोनों ही साइटोसोल को फेस करते हैं। ये ईसीएम है और ये साइटोसोल। ठीक है, ये क्या है, कनेक्शंस, एक कनेक्शन है। ठीक, कनेक्शन से मिलकर के बने तो यहाँ पे एक कनेक्शन मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह के 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स, कितने, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स। 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, आपस में असेंबल्ड होते हैं। ठीक है, आपस में क्या होते हैं, असेंबल्ड होते हैं और एक कनेक्शन मॉलिक्यूल बनाते हैं। कनेक्शन मॉलिक्यूल क्या बोलते हैं उसको, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स, 1 2, अब मैं ऐसे ही दिखाता हूँ, 3 4 5 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स। ये एक लाइन एक कनेक्शन मॉलिक्यूल को डिनोट कर रहा है। ठीक है, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं और इस समय हम इसको कहते हैं कनेक्शन मॉलिक्यूल, कनेक्शन। अब ये कनेक्शन मॉलिक्यूल जो है ये हमारा क्या है, ये हमारा गैप जंक्शन का यूनिट है। ठीक है, 2 कनेक्शन मॉलिक्यूल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं, अब 2 कनेक्शन मॉलिक्यूल कहां से आएगा, एक तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्शन हो गया और दूसरा इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कनेक्शन होगा, ये दूसरी सेल जो हमारी आती है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा दूसरी सेल का कनेक्शन मॉलिक्यूल, दूसरी सेल का कनेक्शन मॉलिक्यूल। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब क्या बनता है, गैप जंक्शन। इसका मतलब जो गैप जंक्शन होता है वो कनेक्शन प्रोटीन के आपस में मिलने से बना होता है। 2 कनेक्शन प्रोटीन में 6 कनेक्शन प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही चीज मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन में या तो कनेक्शन लिखा रहेगा या तो कनेक्शन लिखा रहेगा। ठीक है, तो कनेक्शन लिखा है तब भी ठीक है और कनेक्शन लिखा है तब भी ठीक है। कनेक्शन जो होते हैं वो मिलकर के बने होते हैं, 6 कनेक्शन मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं और कनेक्शन मॉलिक्यूल जो हमारे कनेक्शन मॉलिक्यूल होते हैं ये गैप जंक्शन की यूनिट होते हैं। जब 2 कनेक्शन मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तब हमारा गैप जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये तो वर्टिब्रेट्स की बात है। वर्टिब्रेट्स में कनेक्शन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो गैप जंक्शन बनाते हैं। वही अगर हम लोग बात करें इनवर्टिब्रेट्स की, तो इनवर्टिब्रेट्स में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की प्रोटीन होती है, कनेक्शन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसको कहा जाता है इनेक्सिन्स। इनेक्सिन प्रोटीन्स वहां पे पाई जाती है या फिर इनेक्सॉन हम लोग बोले, इनेक्सिन प्रोटीन्स वहां पे पाई जो कि गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इनवर्टिब्रेट में कौन गैप जंक्शन का फॉर्मेशन करता है, दैट इज द इनेक्सिन प्रोटीन। दे आर द डिफरेंट, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कनेक्शंस। ठीक है, ये कनेक्शन से बहुत ही डिफरेंट है और ये क्या करती हैं, इनवर्टिब्रेट्स में क्या बनाती हैं, गैप जंक्शन बनाती है, गैप जंक्शन
बनाती है। ठीक है, तो ये तो बात रही गैप जंक्शन की। अब हम लोग बात करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा की। तो सेकेंड टाइप का कम्युनिकेशन जंक्शन की बात करते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सबसे पहली बात, दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन प्लांट्स, फाउंड इन प्लांट्स, प्लांट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल गैप जंक्शन की तरह काम करते हैं, होमोलॉगस होते हैं, बिल्कुल गैप जंक्शन की तरह। जिस तरह से एक सेल को दूसरे सेल से जोड़ने का काम गैप जंक्शंस करते हैं, वैसे ही एक सेल्स को दूसरी सेल से जोड़ने का काम करते हैं कौन, प्लाज्मोडेस्माटा, और पाए जाते हैं प्लांट में। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा ये एक्सटेंशंस होते हैं, ये बेसिकली एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा में जो सेंट्रल ट्यूब बनती है वो डिराइव होती है डेस्मोटिब्यूल से। ठीक है, इनकी जो सेंट्रल ट्यूब होती है, ये आपको याद रखने वाली बात है, सेंट्रल ट्यूब ऑफ प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा is derived from smooth endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum termed as desmotubule, ठीक, वो डेस्मोटिब्यूल से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, ये तो फिर यहाँ पे एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, यहाँ पे कोई प्रोटीन स्पेसिफिकली इन्वॉल्व नहीं है, ये सिर्फ एक मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन होता है, मेम्ब्रेनस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू एक एक्वास्पोर बन जाता है, जहां से जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक सेल से दूसरी सेल में चले जाते हैं और सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात थी प्लाज्मोडेस्माटा की, जो कि प्लांट में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में जो भी एस्पेक्ट्स हैं वो मैं सेल वॉल के साथ में कवर करूंगा, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो सेल वॉल में मैं आपको इसके बारे में और भी डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा कम्युनिकेटिंग जंक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। सेल सेल जंक्शन का जो चैप्टर था वो हमारा यहाँ पे फिनिश होता है, लेकिन मैंने कुछ टर्म्स यूज किए हैं इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने में, जैसे कि सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और लिंकर प्रोटीन्स। ठीक है, ये दो टर्म मैंने वहाँ पे यूज किए थे, और आपको सिर्फ मैंने बताया था कि ये मॉलिक्यूल्स वहाँ पे पाए, कौन से मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। मैंने सेल एडिशन के बारे में आपको बता दिया था कि कौन कौन से मॉलिक्यूल किस किस तरह के सेल जंक्शन में पाए जाते हैं, लेकिन उनके स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। कितने तरह के होते हैं इसके बारे में मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बनता है कि मैं एक लेक्चर इसके बारे में बनाऊं कि कितने तरह के सेल एडिशन मॉलिक्यूल सेल्स में पाए जाते हैं, और कितने तरह के लिंकर प्रोटीन सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि इंट्रासेलुलर लिंकर प्रोटीन्स होती हैं, जो कि सेल सेल जंक्शन के फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और लिंकर प्रोटीन्स के बारे में ही बात करेंगे। कुछ खास मैं नहीं बताऊंगा उसके बारे में, आपको सिर्फ क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से काम करते हैं, सिर्फ इतना ही आपको रखना है। और कौन कौन सी लिंकर प्रोटीन्स किस जंक्शन में पाई जाती हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखना है, वहां से क्वेश्चंस आपको मिलेगा। और उन लिंकर प्रोटीन्स का रोल सेल सिग्नलिंग में भी है, तो इसलिए आपको ये चीजें मैं यहाँ पे जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली उन लिंकर प्रोटीन्स का काम सेल जंक्शन बनाना है, लेकिन जब कभी वो सेल जंक्शन नहीं बनाती हैं तब सेल के अंदर क्या काम करती हैं, ये आपको सेल सिग्नलिंग में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सेल एडिशन मॉलिक्यूल्स और लिंकर प्रोटीन्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।